हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीएम्स एजुकेशन क्लास 8। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट 1। ठीक है, आज हम स्टार्ट करें एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का। आज हम कर रहे हैं पार्ट 1 फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ बाय भारतीय पब्लिकेशन क्लास 8। और आज हम करने वाले हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट 1। तो इसी प्रकार के सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब और आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले यार कुछ बात करेंगे। देखिए यार, चैप्टर का नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। देखिए इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जा रहा है रिसोर्सेस। देखिए रिसोर्सेस क्या होता है? रिसोर्सेस वो हर एक चीज़ है, एनीथिंग कैन बी ए रिसोर्स। हर एक चीज़ रिसोर्सेस हो सकता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने की क्षमता रखता है, उसको हम कहते हैं रिसोर्सेस। तो इस चैप्टर का नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो यार मिनरल भी एक रिसोर्स है इसका मतलब, और एनर्जी भी एक रिसोर्स है इसका मतलब, इसीलिए तो मिनरल के बाद और एनर्जी के बाद रिसोर्सेस लिखा गया है। तो इसका मतलब मिनरल भी एक रिसोर्सेस है जो कि यार हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और ये हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। अब कैसे करता है उनकी तो डिस्कशन हम चैप्टर के अंदर करेंगे, पढ़ने से पता चल जाएगा भाई कैसे करता है। तो एनर्जी भी इसका मतलब कि रिसोर्सेस है जो कि यार हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और ये भी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो ठीक, तो एक बार रिकैप करते हैं भाई, रिसोर्सेस क्या है? वह हर एक चीज़ है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो है रिसोर्सेस। तो इस चैप्टर के अंदर मिनरल भी एक रिसोर्सेस है और एनर्जी भी एक रिसोर्सेस है। मिनरल एक रिसोर्सेस कैसे है? देखिए मिनरल भी हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और ये भी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक, अब कैसे करता है वो तो चैप्टर पता चलेगा। देखिए एनर्जी भी एक रिसोर्सेस है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। कैसे करता है वो भी हमें चैप्टर के अंदर पता चलेगा। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, ये जो मिनरल्स हैं और जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, क्या है? ये जो मिनरल है और ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ये हमारे एनवायरनमेंट के एक पार्ट है। क्या मैंने कहा सर? मैंने कहा जो मिनरल्स है और जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ये हमारे एनवायरनमेंट के एक पार्ट है, मतलब ये हमारे नेचर में प्रेजेंट है, ये हमारे नेचर के अंदर, हमारे वातावरण के अंदर प्रेजेंट है और ये हमारे बहुत सारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। क्या सर? कि पहली बात तो ये है कि ये जो मिनरल्स है और जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी रिसोर्सेस है, ये हमारे एनवायरनमेंट के एक हिस्सा है, हमारे वातावरण के एक हिस्सा है, मतलब हमारे नेचर के अंदर ये प्रेजेंट है। और दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात ये है कि ये हमारे बहुत सारे नीड्स को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी रखते हैं, मतलब क्षमता है इनके पास, है कि नहीं? इनके पास एक क्षमता है कि हमारे बहुत सारे ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये रही दूसरी बात। तो इन्हीं पहली और दूसरी बात को मिला के हम इनको कहते हैं रिसोर्सेस, क्योंकि जो मिनरल है और सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ये हमारे सिर्फ एक नीड को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, दे कैन सेटिस्फाई मेनी नीड्स। यानी जो मिनरल्स हैं और जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये सिर्फ हमारे एक ज़रूरतों को सेटिस्फाई नहीं करते, ये हमारे बहुत सारे ज़रूरतों को सेटिस्फाई करते हैं, बहुत सारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसीलिए हम इनको वैल्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं यार? हम इनको इसीलिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। भाई क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, क्वेश्चन अगर आपको मान लो पूछ लिया क्वेश्चन कि यार मिनरल को और सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम वैल्यूएबल रिसोर्सेज क्यों कहते हैं? बताओ भाई, हम मिनरल को और सोर्सेस ऑफ एनर्जी को वैल्यूएबल रिसोर्सेज क्यों कहते हैं? व्हाई?
अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको लिखना है, देखो पहली बात तो ये है कि ये हमारे एनवायरनमेंट के, पहली बात तो ये है कि सर ये हमारे एनवायरनमेंट के एक पार्ट है, और दूसरी बात ये है कि सर ये हमारे मैनी नीड्स को, बहुत सारे नीड्स को, बहुत सारे ज़रूरतों को सेटिस्फाई करते हैं। तो इन्हीं दोनों कारण से हम इन दोनों को वैल्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले इस प्रकार से हम इनको वैल्यूएबल रिसोर्स क्यों कहते हैं, तो आपको लिखना है कि सर वो तो हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट है। नेक्स्ट आपको लिखना है कि वो हमारे बहुत सारे ज़रूरतों को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए हम उनको वैल्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर है। अब चर्चा करते हैं भाई ये मिनरल क्या है, व्हाट इज मिनरल। आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज मिनरल, ये मिनरल क्या चीज़ है उसको और डिस्कस करते हैं। देखिए मिनरल्स क्या है, नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड्स है जो कि यार रॉक से बने हैं। किससे बने हैं याद रखना मेरे यार, रॉक से बने हैं। नेक्स्ट, दे आर फॉर्म्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या चीज़ मैंने कही, देखिए ये जो मिनरल है, जो मिनरल है ये नेचुरली ऑकरिंग है। नेचुरली ऑकरिंग मतलब ये नेचर में, ये नेचर में पहले से, थोड़ी सी अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो रही है तो यार संभाल लेना, ये नेचर में पहले से प्रेजेंट है, पहले से प्रेजेंट है, इसका मतलब दे आर नेचुरली ऑकरिंग। तो नेचुरली ऑकरिंग का मतलब क्या है सर, नेचुरली ऑकरिंग का मतलब यही है कि जो मिनरल्स है वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, मतलब उनको ह्यूमंस नहीं बनाया है, वो पहले से ही नेचर में थे, सिर्फ उनकी डिस्कवरी ह्यूमंस ने की है। सिंपली आप समझ लो, जब से अर्थ बना है, जब से पृथ्वी बना है, तब से ये जो मिनरल है इस अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है आपको, जब से ये अर्थ है तब से ये मिनरल्स अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, सिर्फ इनको खोजने का काम, डिस्कवरी वाला काम ह्यूमंस ने किया है। क्लियर है। क्यों ह्यूमंस ने डिस्कवरी किया, देखिए ह्यूमंस ने डिस्कवर इसलिए किया क्योंकि ह्यूमंस की नीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसको अलग अलग चीज़ चाहिए, तो इसलिए ह्यूमन ने डिस्कवर की बहुत सारी चीज़ों की, जो कि उसको 1 बाय 1 मिलते गए, उन्होंने उनके 1 बाय 1 नीड्स को सेटिस्फाई करना शुरू कर दिया मेरे यहाँ। ठीक है, तो मिनरल्स क्या है, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग। फिर से समझिए, मिनरल्स क्या है, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग, इसका मतलब ये मिनरल्स जो है ये नेचर में पहले से प्रेजेंट है, इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये नेचर में पहले से ही मौजूद है मेरे यहाँ। नेक्स्ट बात कहता है कि दे आर केमिकल कंपाउंड्स। देखिए यार जो कंपाउंड्स होते हैं, इस चीज़ को आप समझिए। पहली बात देखिए, जो कंपाउंड्स होते हैं ना, जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, तो फिजिकल कंपाउंड, एक तो केमिकल कंपाउंड। ठीक, तो फिजिकल कंपाउंड कैसे कंपाउंड होते हैं, अगर आपने उनको एक स्टेज से दूसरे स्टेज के अंदर, क्या मैंने कहा, फिजिकल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको आप एक स्टेज से अगर दूसरे स्टेज में कन्वर्ट कर देते हो तो फिर से आप उसको उसके प्रीवियस स्टेट में ला सकते हो, प्रीवियस स्टेज में ला सकते हो। सिंपली इसका आपको एग्जांपल में समझाता हूँ भाई, एक बार सिंपली आ जाइए मेरे यार। कंपाउंड्स जो होते हैं, कंपाउंड्स ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है फिजिकल कंपाउंड सी, एक है केमिकल कंपाउंड, केमिकल सी। तो फिजिकल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, इसमें क्या होता है, किसी कंपाउंड के ये प्रीवियस स्टेज है और इसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसी एक और स्टेज के अंदर। क्या किया आपने, एक्स एक कंपाउंड है, एक्स एक कंपाउंड है, उसको आपने कन्वर्ट करके वाई बना दिया। आपको आप जो एक्स है मेरा, जो एक्स एक कंपाउंड है जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया, जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया वाई कंपाउंड के अंदर। फिर जैसे ही आपको इच्छा लगी कि आपको वाई को एक नहीं रखना है, वाई को आपको वाई को फिर से एक्स में कन्वर्ट करना है, फिर ऐसे आपने जैसे ही इस वाई को एक्स में कन्वर्ट कर दिया और ये कन्वर्ट हो गया, और ये कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब जो एक्स है ये फिजिकल कंपाउंड है। क्या है, फिजिकल कंपाउंड। मतलब क्या है इसका मतलब,
आप नॉर्मली किसी कंपाउंड को उसके ओरिजिनल स्टेज से उसको कन्वर्ट करते हो एक और स्टेज के अंदर, और वापस से उसको उसके प्रीवियस स्टेज मतलब ओरिजिनल स्टेज के अंदर वापस से कन्वर्ट कर सकते हो, तो उनको हम फिजिकल कंपाउंड कहते हैं। सिंपली ओरिजिनल स्टेप से मतलब जो ओरिजिनल कंपाउंड को आपने कन्वर्ट कर दिया और फिर से आपने उसको ओरिजिनल कंपाउंड में वापस से कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसको आपने रिवर्स कर दिया। पहले आपने कन्वर्ट किया यहाँ पर, फिर से उसको रिवर्स कर दिया। जैसे ही आपने रिवर्स, आप जैसे ही रिवर्स कर सकते हो तो रिवर्स कर सकते हो, मतलब जो कंपाउंड का वापस से उसके ओरिजिनल स्टेज के अंदर, ओरिजिनल स्टेप के अंदर रिवर्स ला सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, उनको हम फिजिकल कंपाउंड कहते हैं। वहीं पर केमिकल कंपाउंड्स या ऐसे कंपाउंड होते हैं, आप उनको ओरिजिनल स्टेज के अंदर या फिर ओरिजिनल स्टेप के अंदर उनके ओरिजिनल स्थिति के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको हम केमिकल कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक, तो यहाँ बताई गई है ये जो मिनरल्स हैं, या फिर इसी एग्जाम्पल को एक बार देखो पहले कि यार जो एक्स है, मान लो एक्स को आपने कन्वर्ट कर दिया, एक्स कंपाउंड को आपने कन्वर्ट कर दिया वाई को, और वापस से आप वाई को एक्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, वापस से आप एक्स को वाई को एक्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब जो एक्स है ये एक केमिकल कंपाउंड था, जैसे ही आपने उसको कन्वर्ट कर दिया वाई में, फिर से आप उसको वाई से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये जो एक्स है ये केमिकल कंपाउंड है। और इस चैप्टर में यार बात कही गई है कि ये जो मिनरल्स हैं, क्या है, ये जो मिनरल्स है ये केमिकल कंपाउंड है। इसका मतलब जो मिनरल्स होते हैं अगर आपने उनको कन्वर्ट किया किसी सब्सटेंस के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, बट वापस से उस सब्सटेंस से आप वो पर्टिकुलर मिनरल आपको नहीं मिलेगा। क्या मैंने कहा कोई मिनरल है, उस मिनरल को आपने अपने अनुसार किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया और वापस आप चाहते हो कि आपको वो मिनरल मिल जाए, बट आप उनको वापस उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए ये केमिकल कंपाउंड, इसलिए मिनरल्स को हम केमिकल कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसीलिए हमने इसको टोटली एक बार कह दिया कि दे आर नेचुरली ऑकरिंग, मतलब नेचर में पहले से ही प्रेजेंट वाले केमिकल कंपाउंड से। केमिकल कंपाउंड यानी अगर आप किसी मिनरल को कन्वर्ट करते हो किसी सब्सटेंस के अंदर, आप वापस से उसको वापस में ओरिजिनल स्टेज में नहीं ला सकते, ओरिजिनल उस मिनरल को आप नहीं मिलेगा, इसलिए उनको केमिकल कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, केमिकल कंपाउंड्स कहते हैं। किसी मिनरल को किसी सब्सटेंस में आपने कन्वर्ट कर दिया और वापस से चाहते हो कि मुझे वो मिनरल मिल जाए, आपको वो नहीं मिलेगा, इसलिए दे आर केमिकल कंपाउंड्स। और जो मिनरल्स होते हैं ये ज़्यादातर रॉक से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? दे आर मेड ऑफ रॉक्स, ये रॉक से बने होते हैं। और बनते कैसे हैं यार? ये बनते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, या फिर ये सिंपली बनते हैं नेचुरल प्रोसेस से। ठीक, मतलब इनको बनाने के लिए ह्यूमंस का काम नहीं है, मतलब ह्यूमंस बना नहीं सकते मिनरल्स को। बेस पे जो ह्यूमंस है वो इन मिनरल्स को बना नहीं सकते। ये जो मिनरल्स है ये बनते हैं नेचुरल प्रोसेस से, नेचुरल रिसोर्सेज से बनते हैं। इसका मतलब ह्यूमंस का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, ह्यूमंस का कोई भी इसमें दखल अंदाज नहीं होता मेरे यहाँ। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इन अ डेली लाइफ आर मेड ऑफ मिनरल्स। आज के समय के अंदर अपने ज़िंदगी के डेली लाइफ के अंदर हम हर एक चीज़ जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर मिनरल से बने हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वो हर एक चीज़ जो कि अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं मिनरल से बना है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इन एग्जाम्पल से पता चलेगा कि हम अपने डेली लाइफ में क्या चीज़ यूज़ करते हैं और वो किस मिनरल से बने हैं। देखिए, आज के हमारे ज़िंदगी के अंदर हम ज़्यादातर स्टील की यूज़ करते हैं। जो स्टील है वो एक मिनरल से बना है, जो कि है आयरन ओर, जो कि क्या है, आयरन ओर। आज के समय हमारे जो घर बनते हैं वो ज़्यादा स्टील से ही बनते हैं। जो रेलिंग होती है हमारे घर के अंदर सीढ़ी की, वो भी स्टील से ही है। जो स्टील बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये स्टील वर्ड आपने बहुत जगह यूज़ देखा होगा, टाटा स्टील होते हैं, श्याम स्टील होता है, जिंदल स्टील होता है। ये जो कंपनीज है ये स्टील ही तो बनाती है, और स्टील का कहाँ यूज़ करती है? आपके घर के सीढ़ी के रेलिंग के अंदर, आपके घर के पिलर्स बनाने के लिए हम इन्हीं स्टील का यूज़ करते हैं। जो स्टील किससे बने? एक मिनरल से बने हैं, और उस मिनरल का नाम है आयरन ओर। उस मिनरल का नाम क्या है? आयरन ओर। तो आयरन ओर एक ऐसा मिनरल है जिसकी मदद हम स्टील बनाते हैं, और स्टील हमारे डेली लाइफ के अंदर हर एक चीज़ में यूज़ किया जाता है मेरे यहाँ।
देखिए मैंगनीज एक मिनरल है जिसको भी हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करने वाले चीज़ों के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे घर के अंदर बर्तन होते हैं, मतलब यूटेंसिल्स होते हैं, उनमें हम क्या यूज़ करते हैं, मैंगनीज मिनरल को यूज़ करते हैं। हमारे घर के अंदर जितने भी सारे मशीन्स हैं, उन मशीन्स के अंदर हम मैंगनीज मिनरल का यूज़ करते हैं। हम हमारे घर के अंदर जो व्हीकल्स होती है, गाड़ी जहाँ होती है, उनके अंदर ही हम मैंगनीज मिनरल को यूज़ करते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम मैंगनीज मिनरल को यूज़ करते हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ में हम उनको यूज़ करते हैं आज तक। ठीक है, जो कोल एंड पेट्रोलियम है, इनको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। हम जो पेट्रोल और डीजल बनाते हैं ना, जो पेट्रोल और डीजल, ये पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम से ही रिफाइनिंग होके आए हैं, और उनको हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते तभी हमारा गाड़ी चलता है। ठीक है, इसीलिए कोल एंड पेट्रोलियम ऐसे मिनरल्स हैं जिनको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सीमेंट एक ऐसा मिनरल है जिसको हम अपने कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, जो सॉल्ट है, ये भी यार एक मिनरल है, और अगर आप खाने के अंदर सॉल्ट को नहीं डालते तो खाना अच्छा नहीं लगता, इसके बिना फूड टेस्टलेस होता है। तो यार सॉल्ट भी यार एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि अपने खाने के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक, सॉल्ट भी यार एक ऐसा मिनरल है जिसके बिना फूड जो होता है वो टेस्टलेस रहता है। तो इसीलिए हम सॉल्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो अपने डेली लाइफ के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए यार, जो मिनरल्स होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है। वैरी का मतलब यहाँ मान सकते हो डिफरेंट। क्या मैंने कहा जो मिनरल्स होते हैं उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत वैरी करते हैं, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन भी बहुत वैरी करता है। इसका मतलब कि यार उनके अंदरी जो बनावट है, उनके अंदरी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उनका, वो ही बहुत डिफ़र करता है। उनके अंदरी बनावट, उनका जो उनके अंदर क्या क्या केमिकल्स, उस मिनरल को कितने कितने केमिकल से बना है, वो कौन से केमिकल से बना है, वो बहुत वैरी करता है। अगर कोई एक मिनरल है जो कि XYABC मिनरल से बना है, तो वहीं कोई Y मिनरल होगा जो कि DEF मिनरल से बना होगा, DEA केमिकल से बना होगा। क्या मैंने कहा, एक बार फिर से समझिए। मैंने कहा अगर कोई X नामक मिनरल है जो कि A, B और C नामक केमिकल से बना हो सकता है, वैसे ही एक Y नामक मिनरल हो सकता है जो कि DEF नामक केमिकल से बना हो सकता है। मतलब एक मिनरल के अंदर क्या क्या केमिकल से वो बना है वो डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं मिनरल, अलग अलग होते हैं। तो यही चीज़ कहता है क्या, वही चीज़ कहता है हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन। उनके अंदर कौन से केमिकल बने हैं, मतलब सिर्फ एक ही केमिकल से बहुत सारे मिनरल्स नहीं बने, अलग अलग मिनरल्स अलग अलग केमिकल से बने होते हैं। क्या मैंने कहा अलग अलग मिनरल्स अलग अलग केमिकल से बने होते हैं। इसका मतलब हर एक मिनरल्स के अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं, इसलिए ये वैरी करते हैं इनके केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर। नेक्स्ट बात करती है यार, मिनरल्स बहुत ज़्यादा वैरी करता है अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। क्या, जो मिनरल्स है उनके बहुत अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, बहुत अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर दो चीज़ें आती है, एक तो है कलर, एक तो है हार्डनेस। इसका मतलब कि अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग कलर हैं, अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग हार्डनेस है। मतलब मिनरल्स कलर के मामले में बहुत वैरी करता है, हार्डनेस के मामले में भी बहुत वैरी करता है। कहीं कलर ब्लैक है तो कहीं रेड है तो कहीं ग्रीन है, इस प्रकार से कलर वैरी करते हैं। कहीं ज़्यादा हार्ड है तो कहीं ज़्यादा सॉफ्ट है, कहीं मॉडरेटली हार्ड है तो कहीं मॉडरेटली सॉफ्ट है। इस प्रकार से हार्डनेस वैरी करता है मिनरल्स के मामले। इस टेबल को देखिए, आपको पता चलेगा कैसे मिनरल्स वैरी करते हैं कलर के अंदर। देखिए मिनरल्स की बात यहाँ कही गई है, यहाँ कलर की बात की गई है। देखिए जो कोयला होता है वो आपको ब्लैक कलर का ही मिलता है और आपको ब्राउन कलर का ही मिलता है। जो कोयला होता है मेरे यार, जो कोयला होता है कोल, वो आपको ब्लैक कलर का ही मिलता है तो ब्राउन कलर का मिलता है। तो देखो ये जो कोयला एक मिनरल है, इसके दो कलर है, एक तो ब्लैक एक तो ब्राउन, तो ये वेरी कर रहा है अपने कलर्स के अंदर। उसी प्रकार से जो डायमंड है, इसका एक रेंज है, बेसिकली इसका एक कलर रेंज है, इसका एक कलर रेंज है, कलर रेंज। ये कलर रेंज कलरलेस से लेकर ब्लैक तक है। मतलब जो डायमंड का कलर वैरी करता है कलरलेस से लेकर ब्लैक तक, इसका एक पूरा कलर रेंज है, कलर रेंज। तो इस कलर रेंज के अंदर क्या होता है, जो डायमंड होता है वो कलरलेस से लेकर ब्लैक कलर तक प्रेजेंट रहता है इस हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। और जो
फेल्डस्पार्स है, ये फेल्डस्पार्स भी बहुत अलग अलग कलर मिलता है। फेल्डस्पार आपको वाइट कलर का ही मिलता है, येलो कलर का ही मिलता है, पिंक कलर का ही मिलता है, रेड कलर का ही मिलता है, ग्रीन कलर का ही मिलता है और ब्लैक कलर का ही मिलता है। नेक्स्ट, जैसे कि हार्डनेस के अंदर भी मेटल्स हार्डनेस के अंदर ही हमारे जो मिनरल्स है वो भी बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं। जैसे कहीं ज़्यादा ही हार्ड मिनरल है, कहीं ज़्यादा सॉफ्ट मिनरल है, कहीं मॉडरेटली हार्ड है, कहीं मॉडरेटली सॉफ्ट है। तो इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मिनरल जो है वो है डायमंड, और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सॉफ्ट वाला मिनरल जो है टाल्क है। इसको याद रखने का तरीका है HDTS। इस चीज़ को याद रखने का तरीका है HDTS। मतलब HD मतलब हम देखते हैं ना, HD में फिल्म देखते हैं, HD में पिक्चर्स देखते हैं, तो उसी HD से याद रखना है। H मतलब हार्ड और D मतलब डायमंड। जो हार्ड है वो डायमंड है। और ये TS क्या है? TS मतलब T सीरीज़। TS मतलब भाई T सीरीज़ जो गाना बनाती है TS। तो T मतलब टाल्क जो कि सॉफ्ट है। इससे आपको याद रहेगा ये जो चीज़ है। जो हार्डेस्ट मिनरल है वो डायमंड है, मतलब HD है। H मतलब हार्ड, D मतलब डायमंड। और जो सॉफ्टेस्ट मिनरल है जो कि टाल्क है। जो सॉफ्टेस्ट मिनरल है जो कि टाल्क है, मतलब TS T सीरीज। TS मतलब T सीरीज, मतलब S मतलब सॉफ्ट, T मतलब टाल्क। HDTS से याद रखना ये चीज़ आपको। H मतलब क्या है भाई? हार्ड। हार्ड क्या है? डायमंड। सॉफ्ट क्या है? आपका टाल्क। H मतलब हार्ड, D मतलब डायमंड। तो हार्ड कौन है? डायमंड। और सॉफ्ट TS, T मतलब टाल्क। टाल्क क्या है? सॉफ्ट। इस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछ ले भाई डायमंड क्या है, सॉफ्ट या हार्ड, सॉफ्ट या हार्ड, आपको याद रहे भाई HD। H मतलब हार्ड और D मतलब डायमंड, तो हार्ड है इसका आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं हार्डेस्ट मिनरल क्या है और सॉफ्टेस्ट मिनरल क्या है। नेक्स्ट भाई, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। भाई कॉम्पोजिशन के हिसाब से, उनके बनावटी के हिसाब से मिनरल्स के प्रकार क्या हैं। देखिए, उनके बनावटी के हिसाब से, उनके कॉम्पोजिशन के हिसाब से जो टाइप्स ऑफ मिनरल्स है वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो है मेटेलिक मिनरल, दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल। एक तो है यार मेटेलिक मिनरल, दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल। यहाँ पर देखिए एक वर्ड आ रहा है मेटल। तो जिस मिनरल के अंदर मेटल्स होते हैं, जिस मिनरल के अंदर मेटल्स होते हैं उसको हम कहते हैं मेटेलिक मिनरल। और यहाँ देखिए नॉन मेटेलिक मतलब जिसमें मेटल्स नहीं होते हैं। जिस मिनरल के अंदर मेटल्स नहीं होते हैं उसको हम कहते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल मेटल्स हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल मेटल्स नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेटेलिक मिनरल्स। देखिए मेटेलिक मिनरल्स ऐसे हैं मिनरल्स हैं जिनमें मेटल्स मिलते हैं। तो आइए यार मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? देखिए मेटल जो होते हैं वो पहले हार्ड होते हैं। मेटल्स आर हार्ड, मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मेटल है उसके आप उसको अगर हीट दोगे, अगर कोई मेटल है अगर आप उसको हीट दोगे तो वो जो मेटल है इस हीट को ईजिली पास कर लेगा, ईजिली अपने अंदर से पास कर देगा। और जो अगर किसी मेटल को आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया तो वो उस इलेक्ट्रिसिटी को वो ईजिली अपने अंदर से पास कर लेगा। इसीलिए हम कहते हैं जो मेटल्स है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी उस मेटल के अंदर से ईजिली पास कराता है। हर एक मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से ईजिली पास कर देता है। इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, बहुत चमकीले होते हैं, मतलब लस्चरियस होते हैं। मेटल्स आर लस्चरियस, लस्चरियस का मतलब शाइनी, शाइनी मतलब बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं। नेक्स्ट, दे आर मैलेबल। मैलेबल मतलब दे कैन बिटन इनटू वेरियर शेप्स। इनको हम बहुत अलग अलग शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो कोई इस प्रकार के शेप का कोई क्या है, इस प्रकार के शेप का कोई मेटल है तो आप इसको भाई एक डेफिनाइट शेप जैसे कि स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसको मार के सर्कल शेप में कर सकते हो। बिटन मतलब आप इसको मार के अलग अलग वेरियस शेप्स के अंदर, अलग अलग प्रकार के अंदर इनको आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए जो मेटल्स है बहुत मैलेबल है। इसका मतलब आप किसी भी
प्रकार के मेटल्स को किसी भी अलग शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, मार मार के बिटन मतलब मार मार के आप उसको कर सकते हो, इसीलिए मेटल जो है मैलेबल है। नेक्स्ट यार डक्टाइल है, जो मेटल है वो डक्टाइल है, इसका मतलब कि आप इनको वायर्स में ड्रॉन कर सकते हो। क्या है इसका मतलब, मान लो कोई स्क्वायर शेप का क्या है आपका एक मेटल है, आपने इसको वायर्स में आप इनको इजीली ड्रॉ कर सकते हो, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। उसको एक सर्कल शेप का मान लो कोई मेटल है, आप इसको इजीली वायर्स होते हैं उनमें कन्वर्ट कर सकते हो, इजीली ड्रॉन कर सकते हो, इसलिए दे आर डक्टाइल। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं मेटेलिक मिनरल्स। यहाँ लिखा है एमएम मतलब मेटेलिक मिनरल्स के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि भाई आयरन और एक एमएम है मतलब मेटेलिक मिनरल है, मैंगनीज और एक एमएम है मतलब मेटेलिक मिनरल है, गलेना और बक्साइट ये भी क्या है, हमारे मेटेलिक मिनरल्स हैं। देखिए जो गलेना है वो लीड का ओर है, भाई ओर क्या होता है भाई, ओर की हम बात आगे करें बट मैं बता देता हूँ। देखिए आयरन जो होता है वो हमें डायरेक्टली ज़मीन से नहीं मिलता है, जो आयरन और हमें ज़मीन के अंदर मिलता है, बट आयरन को हमें उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। जो स्टील है वो कहाँ से बनता है, जो स्टील है वो आयरन ओर से बनता है, हमें डायरेक्टली स्टील नहीं मिलता है, ठीक। उसी प्रकार जो लीड हमारा जो मेटल है, वो लीड मेटल हमें डायरेक्टली अर्थ के नीचे से नहीं मिलता है, हमें वो इन द फॉर्म ऑफ गलेना मिलता है। उस गलेना को हम फिर से कन्वर्ट करते हैं लीड के अंदर और तब जाकर हमें लीड मिलता है। तो हर एक मिनरल और जो मेटल्स हैं वो हमें उनके ओर के फॉर्म में ज़मीन के अंदर मिलते हैं, उनके नॉर्मल फॉर्म में वो नहीं मिलते हैं। जैसे कि जो एल्यूमिनियम का ओर है वो बॉक्साइड है, मतलब जो एल्यूमिनियम है वो हमें डायरेक्ट मिट्टी के नीचे से नहीं मिलता है, हमें मिट्टी के नीचे से बॉक्साइट मिलता है। तो इसलिए बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का ओर है, मतलब हम बॉक्साइट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एल्यूमिनियम के अंदर, तब जाके हमें एल्यूमिनियम मिलता है। तो यार ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि मेटल हार्ड होते हैं, हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और लस्टरियस मतलब बहुत ज़्यादा शाइनी है, मैलेबल है, डक्टाइल है, और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो यार इसको याद रखने का तरीका है HCl MdE, ये रहा यार याद रखने का तरीका। आपको अगर मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ याद रखने हैं तो उसको याद रखने का तरीका है HCl MdE। H मतलब हार्ड, C मतलब कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब इजीली पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, L मतलब लस्टरियस, M मतलब मैलेबल, D मतलब डक्टाइल, E मतलब एग्जाम्पल्स, ये सारे। तो HCl क्या है भाई, ये कंपनी का नाम है इसलिए HCl, और MD और E, M फिर D तो एक साथ मतलब MD, तो HCl MdE, ठीक, या फिर HClM, या फिर ऐसे याद रखना HClM DE, HClM DE, या फिर ऐसे याद रखो HCl and MdE, ऐसे याद रखो HCl MdE। तो HCl मतलब हार्ड, C मतलब कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, L मतलब लस्टरियस और शाइनी, M मतलब मैलेबल, D मतलब डक्टाइल, E मतलब एग्जाम्पल आयरन और मैंगनीज और गलेना बक्साइट। नेक्स्ट यार बात करते हैं अलॉयज। ये अलॉयज क्या होते हैं, देखिए जब आप दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हो उसको हम अलॉयज कहते हैं। तो अगर मैं M लिखूँ तो उसका मतलब है मेटल, अभी के लिए मैं अगर M लिखूँ तो उसका मतलब है मेटल। तो मान लो मैंने किसी मेटल 1 को किसी मेटल 2 के साथ कंबाइन कर दिया, क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करके एक पर्टिकुलर कंपाउंड बना दिया मान लो। तो वो जो कंपाउंड बनेगा उसको मैं एक अलॉयज कहूँगा। क्या कहूँगा मेरे यार, एक अलॉयज कहूँगा। आप दो कर सकते हो, दो मेटल्स के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनाकर उनको अलॉयज कह सकते हो, या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इन्फिनिटी तक भी हो सकता है। और उनको आपने कंबाइन कर दिया, इनको आपने कंबाइन कर दिया और कंबाइन करके कंपाउंड बना दिया, और उस कंपाउंड को आपने अलॉयज कह दिया। क्या कह दिया, अलॉयज कह दिया। क्या मैंने कहा, फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने कहा आप दो
या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपने जब कॉम्बाइन कर दिया या कंपोज कर दिया, और कंबाइन या कंपोज करके यार एक कंपाउंड बना दिया, तो उस कंपाउंड को हमने क्या कह दिया? एलॉयज कह दिया। वही चीज़ यहाँ लिखी गई है मेरे यार। आपने दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को अगर कंबाइन कर दिया या कंपोज करके कंपाउंड बना दिया, उसको हम एलॉयज कहते हैं। क्लियर है आपको? जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन करते हैं या फिर कंपोज करते हैं और उनको एक कंपाउंड बना देते हैं, तो उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? एलॉयज कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा है मेरे यहाँ। ये यार जो एलॉयज है ये कंपाउंड होते हैं या सॉल्यूशन है किसके? दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के कॉम्पोजिशन का और कॉम्बिनेशन का, जिनको हम क्या कहते हैं? एलॉयज। एलॉयज आर द कंपाउंड और सॉल्यूशन जो कि किससे बने हैं? जो कि यार दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन करके या फिर कंपोज करके ये बने होते हैं बेसिकली। एलॉयज ऐसे कंपाउंड्स हैं जो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन करके बने होते हैं या फिर कंपोज करके बने होते हैं। एलॉयज हैव सम यूजफुल प्रॉपर्टीज विच कंस्टिट्यूट मेटल्स डू नॉट हैव। देखिए एलॉयज बनाने का कारण क्या है? देखिए एलॉयज हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि यार एलॉयज बनाने से क्या होता है बेसिकली? एलॉयज बनाने से उसके पास कुछ ऐसे यूजफुल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि कई बार मेटल्स के पास नहीं होते हैं। देखिए दो मेटल्स को आप जब कंबाइन कर दोगे तो उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ निकलेंगे। देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मेटल 1 के कुछ प्रॉपर्टीज़ थे, मेटल 2 के कुछ प्रॉपर्टीज़ थे। जब हमने इनको कंबाइन कर दिया या फिर आपने जब इनको कंपोज कर दिया और एक कंपाउंड बनाया एलॉयज, तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो तो बहुत अलग ही होंगे, तो इसके भी प्रॉपर्टी से कुछ काम हो। उसी प्रकार से कई बार हमें ऐसे देखने को मिला है कि एलॉयज के पास कुछ ऐसे यूजफुल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि कई बार मेटल्स लैक करते हैं, मतलब मेटल्स के पास नहीं होते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किनके एलॉयज की। तो यार आ जाइए देखते हैं सॉम इम्पोर्टेंट एलॉयज। कुछ इम्पोर्टेंट एलॉयज की बात करते हैं। पहला है ब्रास। देखिए ब्रास एक एलॉय है जो कि कॉपर मेटल और जिंक मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक, क्या बना है? ब्रास। देखिए ब्रास जो एक एलॉय है जो कि कॉपर मेटल और जिंक मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है। कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बना है वो है ब्रास, जो कि एक एलॉय है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एलॉय है मेरे यार। ब्रोंज, भाई गोल्ड सिल्वर ब्रोंज, गोल्ड सिल्वर ब्रोंज, ये जो ब्रोंज मेटल है ये बना किससे? जो ब्रोंज एक एलॉय है मेरे यार, जो कि कॉपर मेटल और टीन मेटल के कॉम्बिनेशन या तो कॉम्पोजिशन से बना है एक कंपाउंड जो कि हमारा है ब्रोंज। एलॉय स्टील, ये एलॉय स्टील भी एक एलॉय है जो कि क्रोमियम मेटल, निकेल मेटल और मैंगनीज मेटल के कॉम्पोजिशन या तो कॉम्बिनेशन से बना है। क्या है भाई? ब्रोंज, ब्रास, एलॉय स्टील्स। एलॉय स्टील जो कि क्रोमियम, निकेल और मैंगनीज मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है, वहीं ब्रोंज कॉपर और टीन के कॉम्बिनेशन से बना है, और वहीं ब्रास कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से बना है। नेक्स्ट आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ मेटेलिक मिनरल। आइए इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो जो मेटेलिक मिनरल्स है ये दो प्रकार के हैं, एक तो है फेरोस मिनरल, दूसरा है नॉन फेरोस मिनरल। जो फेरोस का मतलब क्या है मेरे यार? देखिए जो आयरन है ना, जो आयरन है, आयरन का सिंबल होता है Fe। आयरन जो एलिमेंट है उसका जो सिंबल है वो Fe है। Fe क्यों है? Fe इसलिए क्योंकि आयरन का कहीं जो आयरन का ग्रीक लैंग्वेज में जो नाम है वो फेरस है। आयरन का ही अदर नेम है फेरस इन ग्रीक लैंग्वेज। आयरन का दूसरा नाम फेरस है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर फेरस लिखा गया, फेरस मिनरल। अगर मेटेलिक मिनरल ऐसे मिनरल है जिनके पास मेटल है, और वहीं पर नॉन मेटेलिक मिनरल ऐसे मिनरल जिनके पास मेटल नहीं है, तो उसी प्रकार से फेरस मिनरल ऐसे मिनरल है जिनके पास आयरन है, मतलब फेरस है, और नॉन फेरस मिनरल ऐसे मिनरल है जिनके पास आयरन नहीं है, मतलब फेरस नहीं है। तो फेरस मिनरल क्या है? जिनके पास आयरन है,
ऐसे मिनरल जिनके पास क्या है, आयरन है, और नॉन फेरस मिनरल यार ऐसे मिनरल है जिनके पास आयरन नहीं है। सिंपल सी बात है। मेटेलिक मिनरल दो टाइप्स के हैं, एक तो है फेरस मिनरल, दूसरा है नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल ऐसे मिनरल है जिनके पास आयरन है, और नॉन फेरस मिनरल यार ऐसे मिनरल है जिनके पास आयरन नहीं है। तो यार आयरन किस किस मिनरल के पास है और क्या क्या एग्जाम्पल है फेरस मिनरल के, वो देखो। आयरन और मंगनीज और क्रोमाइड, ये कुछ एग्जाम्पल है फेरस मिनरल के। वहीं पर गोल्ड, सिल्वर, लीड और कॉपर, ये कुछ एग्जाम्पल है नॉन फेरस मिनरल के। डिस्कस करते हैं यार नॉन मेटेलिक मिनरल। भाई नॉन मेटेलिक मिनरल ये क्या चीज़ है? देखिए यार, जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है यार ऐसे मिनरल्स है जिनके पास मेटल्स नहीं है। अगर मेटेलिक मिनरल ऐसे मिनरल जिनके पास मेटल है, भाई नॉन मेटेलिक मिनरल्स यार ऐसे मिनरल्स है, ये भाई ऐसे मिनरल्स है जिनके पास मेटल्स नहीं है। जिस भी मिनरल्स के पास मेटल्स नहीं है उसको हम कहते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। एग्जाम्पल क्या है? लाइमस्टोन, मिक्का और जिप्सम। लाइमस्टोन, मिक्का और जिप्सम ये कुछ एग्जाम्पल है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। इट ऑल्सो इंक्लूड, ये जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर आपको मिनरल फ्यूल्स में जो कोल और पेट्रोलियम होता है ना, जो कोल और पेट्रोलियम मिनरल्स, ये नॉन मेटेलिक मिनरल की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। आइए बात करते हैं यार ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं यार। आ जाइए, देखिए यार, जो मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर जनरली, क्या होता है यार, इसको यार समझिए थोड़ा सा इस चीज को। क्या कहा, कुछ पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। देखिए यार, जनरली क्या होता है, जनरली जो आयरन है और जो स्टील है, जो आयरन और स्टील है, ये हमें डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। क्या मैंने कहा जो आयरन है और जो स्टील है ये हमें डायरेक्टली अर्थ के नीचे से नहीं मिलता है। तो यार हमें अर्थ के नीचे क्या मिलता है? अर्थ के नीचे हमें क्या मिलता है? देखिए, अर्थ के नीचे हमें आयरन ओर मिलता है। हमें अर्थ के नीचे आयरन ओर मिलता है और इसी ओर को हम बाहर निकालते हैं। बाहर कैसे निकालते हैं? देखिए, बाहर निकालने के कुछ प्रोसेस है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर कुछ प्रोसेस लिखे हैं, इन प्रोसेस को हम बाद में पढ़ेंगे। बेहतर देख लो कि हमें ज़मीन के नीचे आयरन ओर मिलते हैं और जिसको हम बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सर? हम इनको निकालते हैं बाहर कुछ प्रोसेस यूज़ करके, और जैसे ही हम इसको बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद हम इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं और इसको स्मेल्टिंग प्रोसेस से ऑकर करते हैं। जैसे हमने आयरन ओर को बाहर निकाला, हमने इसका एक्सट्रैक्शन किया, स्मेल्टिंग किया, और इसको एक्सट्रैक्शन करके हमने आयरन बना दिया और स्टील बना दिया। पहले हमें ज़मीन के नीचे आयरन और स्टील डायरेक्टली नहीं मिलता है, तो ज़मीन के नीचे हमें आयरन ओर मिलता है और उस आयरन ओर को हम ज़मीन से बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सर? कुछ प्रोसेस यूज़ करके निकालते हैं। ठीक, क्लियर है आपको? और जैसे हमने निकाल दिया उसको सबसे पहले स्मेल्टिंग करेंगे। स्मेल्टिंग क्या होता है भाई? इसका वो आयरन ओर का जितना मेल्टिंग पॉइंट है, उसको जितने पॉइंट से, जितना टेम्परेचर से वो गर्म होना चाहिए था, मतलब मान लो जो आयरन ओर है वो 10 डिग्री में गर्म हो जाता है, बट हमने उसको 20-30 डिग्री दे दिया गर्म होने के लिए। जब उसको हमने उसके लेवल से ज़्यादा गर्माहट दे दिया, उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा उसको मेल्ट करने के लिए गर्माहट दे दिया, ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, तो उसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग। और वो होने के बाद हम उसको क्या करते हैं? हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसी आयरन ओर से हम उसको एक्सट्रैक्ट करके आयरन बना देते हैं, आयरन मेटल बनाते हैं। आयरन ओर से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी आयरन ओर से हम उसको एक्सट्रैक्ट करके आयरन मेटल बनाते हैं और स्टील बनाते हैं। क्लियर है आपको? उसी प्रकार से एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। हमें एल्यूमिनियम जो है, जो एल्यूमिनियम फॉयल हम अपने खाने को रगड़ने में यूज़ करते हैं, वही एल्यूमिनियम की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। देखिए, जो एल्यूमिनियम है, ये जो एल्यूमिनियम है ये हमें डायरेक्टली, यही एल्यूमिनियम, उसी एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ जो कि आप फॉइल्स में यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स। और एल्यूमिनियम बहुत से अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं।
ये जो एल्यूमिनियम मेटल है ये हमें डायरेक्टली अर्थ के ग्राउंड के अंदर, अर्थ के नीचे नहीं मिलता है। तो अर्थ के सरफेस के नीचे हमें मिलता है बॉक्साइट। हमें क्या मिलता है? बॉक्साइट। हमें अर्थ के सरफेस के नीचे मिलता है बॉक्साइट। इस बॉक्साइट को हम पहले बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते यार क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एल्यूमिनियम बनाते हैं। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल, जो लीड है, ये जो लीड मेटल है, इसको भी हम लीड कहाँ यूज़ करते हैं? हमारे कार के अंदर बैटरीज होते हैं, उन बैटरीज के अंदर हम लीड को यूज़ करते हैं। ये जो लीड होता है हम इन्हें डायरेक्टली ज़मीन के नीचे हमें नहीं मिलते। तो ज़मीन के नीचे हमें मिलता है गलेना, जो इसका ओर है, और इस गलेना को पहले हम बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और लीड बनाते हैं। अब यार एक डाउट होता है कि सर इनको बाहर निकालता कौन है? भाई बाहर निकालते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, जैसे कि स्टील को बाहर निकालते हैं बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, जैसे कि टाटा स्टील है ना, टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, श्याम स्टील है। इनकी बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज लगे हुए हैं, इनकी बहुत सारे फैक्ट्रीज लगे हुए हैं। उन्हीं फैक्ट्रीज के अंदर क्या होता है? यही काम चलता है। आयरन ओर को वो ज़मीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके आयरन बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, देखिए यार जो नालको है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, वो क्या करती है? वो बॉक्साइट को एक्सट्रैक्ट करके एल्यूमिनियम बनाते हैं। उनकी पूरी प्लांट है मेरे यार। तो ये सभी जो कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ है, गवर्नमेंट कंपनीज भी है, प्राइवेट कंपनीज भी, ये सभी इंडस्ट्रीज़ जो है ये क्या करते हैं यार? प्लांट सेटअप करते हैं। उन प्लांट्स के अंदर उन्हीं का ओर को एक्सट्रैक्ट करके वो बनाते हैं चीज़ें। तो वही चीज़ है यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मेरे यार। तो जनरली क्या होता है? जनरली क्या होता है मेरे यार? जनरली जो मेटल्स है वो अपने ओर से एक्सट्रैक्ट होते हैं, ना कि डायरेक्टली हमें मेटल्स नहीं मिलते हैं। हमें पहले ओर को निकालना पड़ता है, फिर उनको एक्सट्रैक्शन करके मेटल्स बनाना पड़ता है। तो बेसिकली सवाल आता है सर ये ओर क्या है? सर ओर क्या है? देखिए बेसिकली ओर्स क्या है? ये सभी रॉक्स होते हैं जो कि उसी पर्टिकुलर मटेरियल के हाई कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट होता है। मान लो आयरन है, ठीक है, या फिर मान लो एल्यूमिनियम है मेरे यार, एल्यूमिनियम है। तो यार एल्यूमिनियम एक पर्टिकुलर मटेरियल है, इसका हाई कंसंट्रेशन वाला जो रॉक होता है वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम और है, और एल्यूमिनियम का हाई कंसंट्रेशन वाला जो रॉक है वो बॉक्साइट है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन मेटल्स को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इनके ओर से, हम इनको मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड जाके इनको गर्माहट देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्मेल्टिंग। और स्मेल्टिंग कौन करता है? स्मेल्टर्स करते हैं। कौन करते हैं? स्मेल्टर्स। आइए बात करते हैं इनको यार बाहर निकालते कैसे, उन प्रोसेसेस की बात करते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, जो यूजफुल मिनरल्स आपको अर्थ के अंडर, अर्थ के नीचे थिन लेयर्स, उन्हीं थिन लेयर्स को हम वेन्स कहते हैं, और रॉक्स के अंदर होते हैं। जो यूजफुल मिनरल्स थिन लेयर्स या फिर वेन्स, उन्हीं थिन लेयर्स को, इन्हीं थिन लेयर्स का मतलब है वेन्स, इन्हीं वेन्स के अंदर इन रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर बुरीड अंडर द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस के नीचे होते हैं, दफनाए होते हैं। और इनको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हुए माइनिंग, मतलब इसको यार आपको चित्र करके समझाते हैं मेरे यार। ये यार अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस, और अर्थ के सरफेस के नीचे बहुत से रॉक्स हैं, और इन्हीं रॉक्स के आसपास कुछ बहुत पतले पतले लेयर्स हैं, बहुत पतले पतले थीन लेयर्स हैं, और इन्हीं थीन लेयर्स को हम वेन्स कहते हैं। और अगर इन्हीं थीन लेयर्स और वेन्स के अंदर आपको कोई क्या मिल जाए, आपको कोई मिनरल मिल जाए, कोई यूजफुल मिनरल मिल जाए,
और आप इसको बाहर निकालना चाहते हो, तो इसको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस आप यूज़ करोगे उस प्रोसेस का नाम है माइनिंग। उस प्रोसेस का नाम है माइनिंग। तो जो मिनरल अर्थ के नीचे, अर्थ के सरफेस के अंदर बुरिड है, दफनाया हुआ है इन थिन लेयर्स और इन वेन्स, इन रॉक्स, उनको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो है यार माइनिंग। तो माइनिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं? उन मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए जो अर्थ के सरफेस के अंदर बुरिड है इन थिन लेयर्स के अंदर या फिर वेन्स के अंदर। तो ये होता है माइनिंग। माइनिंग हम इन्हीं मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है आपको? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यार ओर्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट, दिस इज कॉल्ड क्वारिंग। जो ओर सरफेस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं, लाई जस्ट नियर द सरफेस, यानी जो ओर्स होते हैं मेटल्स के, वो अगर अर्थ के सरफेस के बहुत पास, लाई दैट नियर, बहुत नज़दीक के अंदर, बहुत जस्ट नीचे, बहुत नियर में प्रेजेंट है, तो उनको निकालने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो है क्वारिंग। वो क्या है? क्वारिंग। आइए फिगर से बना के समझते हैं। आ जाइए मेरे यार, फिगर बना के समझते हैं क्या मैंने कहा। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए यार, अगर ये अर्थ का सरफेस है, मान लो मेरे यार ये अर्थ का सरफेस है, और अर्थ के सरफेस के जस्ट नीचे, जस्ट, और इस सरफेस के बहुत ही पास, बहुत ही पास, बहुत ही नियर में आपको कोई यूज़फुल, आपको कोई क्या मिल जाए? कोई मिनरल मिल जाए। क्या मैंने कहा? फिर से समझिए मेरे यार, फिर से ड्राइंग करते हैं। फिर से मैंने कहा कि ये मान लो अर्थ का सरफेस है, ये ES है, मतलब अर्थ का सरफेस है, और इसके जस्ट नीचे, इसके इस सरफेस के आपको पास, इस सरफेस के नियर में अगर आपको कोई मिनरल, जस्ट यहाँ पर जस्ट नीचे कोई आपको मिनरल मिल जाए, या फिर इस सरफेस के बहुत ही पास में आपको कोई मिनरल मिल जाए, यानी इसी सरफेस के जस्ट नीचे या फिर बहुत ही पास आपको कोई मिनरल मिल जाए, या फिर इसके नियर में, इस सरफेस के जस्ट नीचे, नज़दीकी, बहुत ज़्यादा नज़दीकी के अंदर आपको कोई मिनरल अगर मिल रहा है और आप इसको बाहर निकालना चाहते हो, आप इसको बाहर निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर आप जिस प्रोसेस को यूज़ करोगे वो है क्वारिंग। वो क्या है? वो है क्वारिंग। तो क्वारिंग प्रोसेस हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जिस मिनरल का ओर उस अर्थ के सरफेस के जस्ट नीचे या फिर बहुत ही नज़दीक के अंदर मिल जाए, तो उसको बाहर निकालने के लिए, मतलब उसको सिंपली डग आउट करने के लिए, उसको सिंपली डग आउट, जस्ट बाहर, डग आउट का मतलब बाहर निकालने के लिए हम क्वारिंग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं मेरे यार? क्वारिंग का यूज़ करते हैं। आ जाइए मेरे यार, आगे आ जाइए मेरे यार। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी यार? ओर्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग सरफेस लेयर्स, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। क्या है मेरे यार? भाई ओपन कास्ट माइनिंग की बात की जा रही है। यहाँ पर जो ओर होता है वो जस्ट डेप्थ के अंदर, थोड़ी सी गहराई के अंदर, जो ओर थोड़ी सी गहराई के अंदर, शैलो डेप्थ मतलब थोड़े से गहराई के अंदर मौजूद है, उसको निकालने के लिए हम जिस मेथड को यूज़ करते हैं वो है ओपन कास्ट माइनिंग। और इसको निकालने के लिए हम कुछ सरफेस लेयर्स को भी हमें हटाना पड़ता है। मतलब आइए डिस्कस करते हैं। तो क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि अगर ये अर्थ का सरफेस ES है तो इसके बहुत ही ज़्यादा डेप्थ के अंदर ये मान लो लेयर्स हैं। अर्थ के सरफेस में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उन लेयर्स के अंदर बहुत शैलो डेप्थ के अंदर थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़े से शैलो डेप्थ के अंदर आपको किसी मिनरल का एमओ, मतलब किसी मिनरल का ओर मिल रहा है, तो आप इसको जब बाहर निकालोगे, तो बाहर निकालने के लिए जो लेयर्स हैं, ये जो सरफेस एरियाज, सरफेस मौजूद है इसके ऊपर, इस मिनरल को निकालने के लिए, यानी इसको निकालने के लिए इसके ऊपर ये बहुत सारे जो लेयर्स है यार, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो पहले यार इसको हटाया जाता है, फिर हमें इस मिनरल के ओर को
निकाला जाता है जो कि अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा सैलो डेप्थ के अंदर प्रेजेंट है। तो यार इसको निकालने के लिए हम ओपन कास्ट माइनिंग का यूज़ करते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग का यूज़ करते हैं, हम ओपन कास्ट माइनिंग का यूज़ करते हैं मेरे यार। क्लियर है आपको? ठीक है। तो अगर शैलो डेप्थ के अंदर कोई मिनरल का ओर प्रेजेंट है और उसको निकालने से पहले हमें कुछ बहुत सारे लेयर्स को निकालना पड़ता है, सरफेस को रिमूव करना पड़ता है, फिर जाके जो शैलो डेप्थ के अंदर जो मिनरल प्रेजेंट है उसको हम बाहर निकाल पाते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमें ओपन कास्ट माइनिंग का यूज़ करना पड़ता है। तो यार तो हमने यार कंप्लीट कर दिया भाई माइनिंग क्या है। माइनिंग क्या है भाई बताओ? तो भाई माइनिंग क्या है बताओ थोड़ा सा। देखिए माइनिंग क्या होता है, जब हमारे अर्थ के सरफेस के कुछ लेयर्स नीचे, कुछ पतले लेयर्स के अंदर कोई मिनरल का ओर मिल जाए, उसको निकालने के लिए हमें माइनिंग का यूज़ करना पड़ता है। अगर अर्थ के सरफेस के जस्ट नीचे बहुत नज़दीक के अंदर कोई मिनरल को और मिल जाए, उसको सिंपली डग आउट करना होता है, उसको निकालने के हम क्वारिंग का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई मिनरल निकालना है जो कि अर्थ के सरफेस से थोड़े से शैलो डेप्थ, थोड़े से गहराई के अंदर प्रेजेंट है, और उसको निकालने से पहले हमें इस सरफेस को निकालना पड़ता है। तो इसके लिए हम OCM का यूज़ करते हैं। OCM का मतलब ओपन कास्ट माइनिंग। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स have to made reach the mineral deposits that lie at great depth. This is called shaft mining। भाई साहब क्या बोल रहा है हमें? भाई हमें बोल रहा है जो डीप बोर्स हैं, जिनको हम शाफ्ट्स कहते हैं, ये जो शाफ्ट्स हैं इनको हमें बनाया जाता है, शाफ्ट्स को बनाया जाता है उन मिनरल डिपॉजिट्स को, उन मिनरल्स के ओर्स को बाहर निकालने के लिए जो कि यार बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर प्रेजेंट है, मतलब बहुत ग्रेट डेप्थ के अंदर, मतलब कि सर बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर प्रेजेंट है। उनको निकालने के लिए हम शाफ्ट माइनिंग का यूज़ करते हैं। शाफ्ट माइनिंग भाई ये सर क्या है, इसको भी हम ड्राइंग करके ही समझते हैं। हम बात कर रहे थे किसकी यार? शाफ्ट माइनिंग। देखिए यार यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है बोर्स। ये बोर वर्ड्स आपने एक और चीज़ यूज़ किया गया होगा, आपने बोरवेल का नाम सुना है यार? बोरवेल। तो यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहा है बोर्स, तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बोर्स, तो ये बोर्स जो है ये बोर भी सही है। जो बोरवेल के अंदर जो बोर है और यहाँ पर जो डीप बोर की बात की गई है, ये दोनों सेम है मेरे यार। क्लियर है भाई? ये सब ये अर्थ का सरफेस है और क्या है, इस अर्थ के सरफेस के बहुत ज़्यादा, क्या मेरे यार, बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर। देखिए यार एक डाउट रहता है जो कि अभी क्लियर मैं करना चाहूँगा आपका, कि यार जो ओपन कास्ट माइनिंग था वहाँ पर यूज़ किया गया था शैलो डेप्थ। शैलो डेप्थ का मतलब थोड़ी गहराई के अंदर, थोड़ा डेप्थ, थोड़ा गहराई, और यहाँ ग्रेट डेप्थ में मतलब बहुत ज़्यादा गहराई। जब कोई अर्थ के कोई मिनरल का डिपॉजिट है, कोई मिनरल का ओर है, वो बहुत ज़्यादा ही डेप्थ के अंदर अगर आपको मिल रहा है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बोर्स बनाते हैं। हम उस तक पहुंचने के लिए इस प्रकार से बोर्स बनाते हैं। हमने पहले बोर्स बनाया, ये पहले हम क्या बनाते हैं, डीप बोर्स बनाते हैं। ये जो बोर्स कैसे लिखते हैं, जैसे हम अपने घर के अंदर जो बोरवेल बनाते हैं उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, उस मिनरल तक पहले डीप बोर्स बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं शाफ्ट्स। तो इन्हीं शाफ्ट्स को बनाने के लिए हम जब उस मिनरल को निकालते हैं, तो इसलिए इस माइनिंग को हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। क्या कहते हैं सर? हम इनको कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। फिर से समझे, अगर ये अर्थ का सरफेस है, उसके बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर आपको कोई मिनरल्स का डिपॉजिट मिल रहा है, उसको बाहर आप निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले डीप बोर्स बनाने पड़ते हैं। इस प्रकार से आपको सबसे पहले डीप बोर्स बनाने पड़ते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इन्हीं डीप बोर्स को हम कहते हैं शाफ्ट्स।
तो इन्हीं शाफ्ट्स को हम जब बनाते हैं इन मिनरल डिपॉजिट्स को निकालने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। क्या कहते हैं? शाफ्ट माइनिंग। क्लियर है आपको? ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं मेरे यार, जो कि है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या है सर? देखिए, जो पेट्रोलियम होता है और जो नेचुरल गैस होते हैं, ये अर्थ के सरफेस के बहुत नीचे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत गहराई के अंदर। आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, मतलब वहाँ तक आप बोर्स नहीं बना सकते, वो और भी ज़्यादा गहराई के अंदर है। ठीक है, आप कह सकते हैं यार वो बहुत 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 ज़्यादा गहराई के अंदर। अगर शाफ्ट माइनिंग बहुत ज़्यादा गहराई है तो ड्रिलिंग कहाँ है? बहुत 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 ज़्यादा गहराई के अंदर है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ बहुत 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 ज़्यादा गहराई के अंदर प्रेजेंट है अर्थ सरफेस के अंदर, वो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। तो उसको बाहर निकालने के लिए सबसे पहले डीप वेल्स, बहुत बड़े बड़े कुएँ बनाना पड़ते हैं उनको बाहर निकालने के लिए। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रिलिंग। उसको हम क्या कहते हैं? ड्रिलिंग कहते हैं मेरे यार। तो आइए इसको आपको इजीली समझाते हैं ड्राइंग करके मेरे यार। देखिए, ये अर्थ का सरफेस ईएस है। ईएस मतलब अर्थ सरफेस, और उसके बहुत फार बिलो, अर्थ सरफेस के बहुत फार बिलो, मतलब बहुत 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 ज़्यादा डेप्थ, मतलब बहुत फार बिलो, अर्थ सरफेस से बहुत ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा गहराई के अंदर, बहुत फार बिलो अगर आपको क्या मिलता है? आपको मिलते हैं पेट्रोलियम। और इसी पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करना, पेट्रोल बनाते हो। और मेरे यार क्या बनाते हो? आप डीजल बनाते हो, जो कि आप अपने गाड़ी में डाल के घूमते हो मेरे यार। जो पेट्रोलियम मिलता है हमें बहुत 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 ज़्यादा डेप्थ के अंदर मिलता है, अर्थ सरफेस से बहुत फार बिलो के अंदर मिलता है हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो इनको बाहर निकालने के लिए हमें सबसे पहले बड़े बड़े कुएं बनाने पड़ते हैं, बहुत डीप वेल्स बनाने पड़ते हैं। ठीक, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तब जाकर जब डीप वेल्स बन जाते हैं, इन पेट्रोलियम को और इन नेचुरल गैस को हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रिलिंग। क्या कहते हैं यार? पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रिलिंग। स्टार्ट करते हैं यार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। देखिए, हमने अभी ख़त्म किया है जस्ट कि कैसे आप मिनरल्स के डिपॉजिट्स, मतलब मिनरल्स और को किस किस प्रोसेस से ज़मीन से बाहर निकाल सकते हो, उसके हमने कुछ प्रोसेस देख लिए। अब डिस्कस करते हैं यार क्या? अब हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। देखिए, ये जो मिनरल्स है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वर्ल्ड के अंदर। इसका मतलब है कि वर्ल्ड के अंदर कहीं बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं तो कहीं बिल्कुल ही मिनरल्स नहीं मिलते हैं। ठीक, तो द मिनरल डिपॉजिट्स फाउंड एट ए प्लेस आज क्लोजली नियर्स टू द लैंड फॉर्म्स। देखिए, लैंड फॉर्म्स मतलब जो मिनरल्स डिपॉजिट्स कहाँ मिलेंगे वो बेसिकली डिपेंड करता है उस जगह के लैंड फॉर्म्स कैसे हैं, वहाँ पर किस प्रकार के रॉक्स मिलते हैं उस जगह के अंदर, मतलब उस जगह के अंदर किस प्रकार के लैंड फॉर्म्स है, प्लेन है, प्लेट्यू है, फिर माउंटेन है, किस प्रकार के रॉक्स मिलते हैं। तो इन्हीं मिनरल्स और रॉक्स से ज़्यादा क्लोज रिलेटेड है कि वहाँ पर कैसे मिनरल डिपॉजिट होंगे, यानी उस एरिया के अंदर, उस प्लेस के अंदर किस प्रकार के मिनरल डिपॉजिट आपको मिलेंगे, वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है लैंडफॉर्म्स के अंदर और टाइप्स ऑफ रॉक्स के अंदर। जनरली द मेटेलिक मिनरल्स कंटेन आयरन, मैंगनीज, कॉपर एक्सेट्रा। जो मेटेलिक मिनरल्स होता है, जो होता है, उसके अंदर आयरन होता है, मैंगनीज होता है और कॉपर होता है, जो कि कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर? जो कि ज़्यादातर ओल्ड प्लेट्यूज के अंदर मिलते हैं, जो पुराने प्लेट्यू लैंडफॉर्म्स है वहाँ पर मिलते हैं। एंड कंपोज्ड ऑफ मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक। और ये जो मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर जो कि मेटेलिक मिनरल्स है, ये ओल्ड प्लेट्यू के लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। और वहाँ के रॉक्स कैसे होते हैं? वहाँ के रॉक्स ज़्यादातर मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं और इग्नियस रॉक्स होते हैं। द प्लेन एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। जो प्लेन और यंग फोल्ड माउंटेन्स, जो प्लेन एरिया होता है और जो माउंटेनियस एरिया होता है, वहाँ पर आपको ज़्यादातर सेडिमेंटरी रॉक्स मिलते हैं। तो ये प्लेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स के अंदर आपको ये जो मेटेलिक मिनरल्स मिलने के चांस बहुत ज़ीरो है, क्योंकि यार जो मेटेलिक मिनरल्स है ये ज़्यादातर हमें ओल्ड प्लेट्यू लैंडफॉर्म्स की तरह मिलते हैं। और वहाँ पर इसीलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रॉक होता है
वो इग्नियस रॉक से कंपोज्ड होता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। ठीक। कंटेन मोस्टली नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइमस्टोन एंड दे ऑल्सो कंटेन मिनरल्स फ्यूल। क्या मैंने कहा, इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, जो मेटल्स कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, इसलिए मेटल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मेटल्स डिपॉजिट्स कहाँ मिलेंगे, वो ज़्यादातर निर्भर करता है उस जगह के लैंडफॉर्म स्क्वायर है, प्लेन है, प्लेटू है, फिर माउंटेन है, वहाँ पर किस प्रकार के रॉक मिलते हैं। अब हमने पढ़ा था जो मिनरल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेटेलिक मिनरल, एक है नॉन मेटेलिक मिनरल। यहाँ पर क्या होता है, जो मेटेलिक मिनरल होते हैं वो ज़्यादातर ओल्ड प्लेट्यू वाले एरिया में मिलते हैं। एक बार इसको डिस्कस करते हैं यार, एक बार उनको देख लो यार। देखिए, जो मिनरल्स होते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, और जो मिनरल डिपॉजिट्स आपको एक जगह पर कैसे मिलेंगे वो डिपेंड करता है उस जगह के लैंडफॉर्म्स को लेकर, उस जगह के रॉक्स को लेकर, टाइप्स ऑफ रॉक। हमने यार पढ़ा था जो मिनरल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मेटेलिक मिनरल, एक होता है नॉन मेटेलिक मिनरल। इसके अंदर होता है आयरन, मैंगनीज, ये सभी चीज़ें। ये जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ये ज़्यादातर हमें उस लैंडफॉर्म्स वाले एरिया में मिलते हैं जो कि ओल्ड प्लेट्यू में, हमें ये मिलते हैं ओल्ड प्लेट्यू के लैंडफॉर्म्स के अंदर। ये जो मेटेलिक मिनरल्स है ये ज़्यादातर हमें ओल्ड प्लेट्यू के लैंडफॉर्म्स के अंदर मिलते हैं, जो कि दो रॉक से बने हैं, एक तो है मेटामॉर्फिक रॉक, एक तो है मेटामॉर्फिक रॉक, और दूसरा है इग्नियस रॉक। और वहीं पर ये जो नॉन मेटेलिक मिनरल है ये हमें ज़्यादातर जो प्लेन एरियाज़ के अंदर है और माउंटेनियस एरिया के अंदर मिलते हैं, मतलब यंग फोल्ड माउंटेनियस एरिया के अंदर, और जहाँ पर हमें सेडिमेंटरी रॉक्स ये बने होते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स कंपोजिशन यहाँ पर होता है। और यहाँ पर ज़्यादातर क्या मिलते हैं, लाइमस्टोन और मिनरल फ्यूल। तो ये एक डिफरेंसता बताई गई थी कि जो मेटेलिक मिनरल है वो मिलते हैं ओल्ड प्लेट्यू के अंदर, जो नॉन मेटेलिक मिनरल है वो हमें मिलते हैं प्लेन एरिया के अंदर और माउंटेन एरिया के अंदर। जो मेटेलिक मिनरल होता है वो मेटाफॉर्मिक रॉक और इग्नियस रॉक से बना होता है, और ये सेडिमेंटरी रॉक से बने हैं। और इसके एग्जाम्पल लाइमस्टोन और फ्यूल है, मिनरल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, और इसके एग्जाम्पल है आयरन और क्रोमाइट। तो वही चीज़ें यहाँ लिखी गई है यार कि लाइमस्टोन है, सेडिमेंटरी रॉक्स, और दे कंटेन मोस्टली नॉन मेटल मिनरल। लाइमस्टोन ऑल्सो कंटेन मिनरल फ्यूल्स। मिनरल फ्यूल्स क्या है भाई, कोल है और पेट्रोलियम है। क्लियर है आपको, क्लियर है, ठीक है। अब यार देखते हैं कॉन्टिनेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या देखते हैं अब, कॉन्टिनेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखेंगे कॉन्टिनेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक कॉन्टिनेंट में मिनरल्स का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो बात करते हैं। एशिया की सब बात सबसे पहले करेंगे, एशिया की। देखिए एशिया के अंदर क्या है, ये ज़्यादा थ्योरी है यार, थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा आपको यार। जो एशिया है, एशिया के अंदर जो आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं, जो आयरन ओर मिनरल है उसके ज़्यादातर जो डिपॉजिट्स है वो आपको कहाँ मिलेंगे, एशिया कंटिनेंट के अंदर जो आयरन ओर के ज़्यादातर जो डिपॉजिट्स हैं वो ज़्यादातर आपको चाइना, इंडिया और साइबेरिया के अंदर मिलेंगे। ठीक है। और एशिया कंटिनेंट क्या है, एशिया कंटिनेंट वर्ल्ड के टीन का लार्ज शेयर, सबसे ज़्यादा जो टीन है वर्ल्ड के अंदर, सबसे ज़्यादा जो टीन है उसका जो शेयर है वो एशिया कंटिनेंट के पास है। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया ये ऐसे देश हैं, ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टीन बनाने वाले कंट्रीज़ हैं। और अस्टा ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज। जो अस्टा है एशिया के अंदर एक जगह है, वहाँ पर मैंगनीज के डिपॉजिट्स हैं, बॉक्साइट के डिपॉजिट्स हैं, निकल के हैं, गोल्ड के हैं, लीड के हैं, जिंक के हैं और कॉपर के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूरोप की। देखिए दुनिया का सबसे ज़्यादा जो आयरन का शेयर है, जो लार्ज पोर्शन, बहुत ज़्यादा पोर्शन का जो आयरन है, सबसे ज़्यादा जो आयरन प्रोड्यूस होता है वो यूरोप से ही आता है। यूरोप में सबसे ज़्यादा शेयर्स आयरन का ही है, यूरोप से पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा शेयर्स आयरन का ही निकलता है। आप कह सकते, अगर पूछे क्वेश्चन कि वर्ल्ड से ज़्यादा आयरन और कहाँ से मिलता है तो आप कह सकते हो वो यूरोप से मिलता है।
रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस ये मेजर प्रोड्यूसर्स है आयरन्स के। बॉक्साइट, कॉपर, लीड, जिंक, निकल, मैंगनीज डिपॉजिट्स ये कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर? ये आपको ज़्यादातर रशिया के अंदर और ईस्टर्न यूरोप के अंदर मिलेंगे मेरे यार। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। देखिए जो मिनरल्स रीच नॉर्थ अमेरिका, देखिए जो नॉर्थ अमेरिका अंदर हमें ज़्यादातर कॉपर, सिल्वर, लीड, जिंक, निकल इसके बहुत ज़्यादा ही डिपॉजिट्स मिलेंगे। नॉर्थ अमेरिका किस किस मिनरल्स रीच के अंदर, किस किस मिनरल के अंदर रीच है बहुत ज़्यादा है, वो है कॉपर, जिंक, लीड, कॉपर, सिल्वर, लीड, जिंक, निकल इसके बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिलेंगे। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको आयरन ओर और गोल्ड के डिपॉजिट्स मिलेंगे। देखिए आयरन ओर माइंड किया जाता है, मतलब आयरन ओर को निकाला जाता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ कैनेडियन शेल्ड। ईस्टर्न पार्ट ऑफ कैनेडियन शेल्ड से भी हमें आयरन ओर के डिपॉजिट्स मिलते हैं और वहाँ पर आयरन ओर की माइनिंग भी होती है। और जो कि कहाँ है, ये जो कैनेडियन शेल्ड है ये कहाँ है, ये लेक सुपेरियर के पास उसकी चारों ओर है एंड अल्पलाचांट रीजन के आसपास। जो नॉर्थ अमेरिका है ये वर्ल्ड के जिंक का लार्ज शेयर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जिंक और लीड ये नॉर्थ अमेरिका से ही आता है। और जो कनाडा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है जिंक और निकेल का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर वो कनाडा है नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखा जाए तो। जो गोल्ड हमें यूएसए, कनाडा और मेक्सिको के अंदर मिलता है। और सिल्वर का दुनिया के अंदर सबसे लीडिंग जो प्रोड्यूसर है वो मेक्सिको है मेरे यार। मेक्सिको के अंदर सबसे ज़्यादा सिल्वर बनाया जाता है और सिल्वर के प्रोड्यूस किया आता है, पूरे दुनिया में उसको फिर से एक्सपोर्ट किया आता है। द वेस्टर्न कोर्डिलेरास हैव वास्ट कॉपर डिपॉजिट्स। तो वेस्टर्न कोर्डिलास है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉपर डिपॉजिट्स मिलते हैं। देखिए नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा पोटाश और फॉस्फेट और पोटाश के बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स ही मिलते हैं। और जिसके लिए इनके ही वजह से ये सभी जो पोटाश है और फॉस्फेट से इनका यूज़ फर्टिलाइजर्स में किया जाता है मेरे यार, जो कि हमारे प्लांट्स की ज़्यादा ग्रोथ करने में मदद करते हैं मेरे यार। अब बात करते हैं हम साउथ अमेरिका के बारे में, साउथ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए साउथ अमेरिका बहुत ज़्यादा रिच है, साउथ अमेरिका बहुत ज़्यादा हमें आयरन ओर मिलता है। जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड डिपॉजिट्स है इस आयरन ओर के। और ये जो ब्राज़ील है ये दुनिया का एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। जो कॉपर है आपको चाइल और पेरू के अंदर मिलते हैं। जो चाइल है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का, मतलब दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कॉपर का देश है वो चाइल है। और साउथ अमेरिका के अंदर नाइट्रेट्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है, इसलिए साउथ अमेरिका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रेट्स का। और नाइट्रेट्स हम यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के अंदर एज ए इंग्रेडिएंट। जो पेरू, ब्राज़ील और बोलीविया है ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टीन के। साउथ अमेरिका के अंदर में जिंक, मैंगनीज, बॉक्साइट, मिका, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड्स भी हमें मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में। देखिए जो अफ्रीका कंटिनेंट है ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रीशियस मिनरल्स हमें मिलते हैं, जैसे कि डायमंड मिलता है, गोल्ड और प्लैटिनम। डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम ये बहुत ही प्रीशियस मिनरल है जो कि हमें अफ्रीका के अंदर मिलते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा पोर्शन ऑफ डायमंड, जो डायमंड सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है दुनिया में, सबसे ज़्यादा डायमंड अगर किसी कंटिनेंट से आता है वो है साउथ अफ्रीका। जो बोट्सवाना और डोमेस्टिक रिपब्लिक ऑफ कैंगो साउथ अफ्रीका के अंदर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डायमंड की माइनिंग या फिर डायमंड निकालने का चीज़ होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डायमंड प्रोड्यूस होता है। जो जिम्बाब्वे और घना है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस होता है। और आयरन और कॉपर ये कुछ अदर इम्पोर्टेंट मिनरल है अफ्रीका के। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ मिनरल्स आर प्लेंटीफुल इन ऑस्ट्रेलिया। जो मिनरल है बहुत प्लेंटी है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जो ऑस्ट्रेलिया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट के मामले, जो कि एल्यूमिनियम का ओर है। ऑस्ट्रेलिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर भी है आयरन ओर के अंदर, गोल्ड के अंदर, डायमंड के अंदर और टीन के अंदर और निकल के अंदर।
ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको लीड मिलता है, जिंक मिलता है, मैंगनीज मिलता है और कॉपर भी मिलता है। इन सभी में भी ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा रीच है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिलते हैं, उसके डिपॉजिट्स हैं। ज़्यादातर जो गोल्ड है, जो सोना है, वो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट से आती है, जिसको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, वहाँ से आता है। और इसी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज़्यादा डायमंड डिपॉजिट्स भी मिलने को, डायमंड डिपॉजिट देखने को मिलता है हमें। जो कारगुली है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है गोल्ड माइनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अंटार्कटिका के बारे में। देखिए, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो एक्सपर्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पर लोग से जाते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अंटार्कटिका के अंदर जो एक्सपर्ट्स वहाँ गए थे रिसर्च करने के लिए, वो कहते हैं कि अंटार्कटिका, गलती से ऑस्ट्रेलिया मैंने कह दिया था, अंटार्कटिका के अंदर जो एक्सपर्ट्स जाते हैं रिसर्च करने के लिए, वो कहते हैं कि यहाँ पर भी बहुत से वेरियस मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड, आयरन, और मिनरल फ्यूल्स यहाँ मिलते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के आइस के अंदर तक खोदना शुरू करोगे तो आपको इसके अंदर गोल्ड के, आयरन ओर के और मिनरल फ्यूल से कोल एंड पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स मिलेंगे। हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। हमें आइस के जो, ये तो थिक आइस के जो बहुत ज़्यादा ही मोटे लेयर से इसको काटने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसीलिए इसके अंदर, इस अंटार्कटिका कंटिनेंट के अंदर जो मिनरल्स हैं उसकी एक्सप्लोरेशन अभी तक नहीं हुई है और उसको रोका जा रहा है। भाई इसमें रहने देते हैं, इसमें हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो यहाँ हाथ पैर नहीं मानेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडियाज़ मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर ही बहुत अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हमें मिलते हैं। द प्लेट्यू रीजन्स, जो कि छोटनागपुर प्लेट्यू, जो प्लेट्यू रीजन जो कि मेनली है छोटनागपुर प्लेट्यू, जिसके अंदर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन कंट्री है। सबसे ज़्यादा अगर मिनरल कहीं मिलता है तो हमारे एक प्लेट्यू रीजन के अंदर मिलता है, जिसका नाम है छोटनागपुर प्लेट्यू। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं पूरे भारत के अंदर। जो माउंटेन्स और जो अलुवियल प्लेन्स हैं हमारे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, आर कॉम्परेटिवली पुअर इन मिनरल्स। जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो अलुवियल प्लेन्स है वहाँ पर बहुत ही कम मिनरल्स हैं। तो आइए देखते हैं मिनरल्स रिसोर्सेज, मेजर मिनरल रिसोर्सेज इंडिया के अंदर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन और मिनरल के बारे में। देखिए, आयरन ओर बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटेलिक मिनरल है और इसको हम यूज़ करते हैं, आयरन ओर का हम यूज़ करते हैं स्टील बनाने के लिए। इंडिया आयरन ओर का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है दुनिया के अंदर। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर आयरन ओर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। इंडिया इज़ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर। हम इंडिया के अंदर आयरन ओर को निकालते हैं, उसको बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए हम दुनिया में बहुत बड़े लीडिंग एक्सपोर्टर भी हैं आयरन ओर के। देखिए, आयरन ओर की बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड डिमांड है। देखिए, हमारा जो आयरन ओर है, भारत का जो आयरन ओर है, उसको पूरे दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है। क्यों है? क्योंकि यार जो इंडिया का आयरन ओर है उसकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा है, हाई क्वालिटी में है। नेक्स्ट बात करते हैं मैंगनीज़ के बारे में। देखिए, हम मैंगनीज़ का यूज़ करते हैं स्टील बनाने के लिए और बहुत सारे अदर अलॉयज़ बनाने के लिए। जो इंडिया है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है मैंगनीज़ का। ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर मैंगनीज़ आपको मिलते हैं। और जो इंडिया है ये एक्सपोर्ट्स करता है बहुत अपने ज़्यादा पार्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन। यानी इंडिया के अंदर जितना टोटल प्रोडक्शन होता है मैंगनीज़ का, उससे कई ज़्यादा इंडिया क्या कर देता है, एक्सपोर्ट्स कर देता है बाहर के देशों के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं बॉक्साइट के बारे में। देखिए, बॉक्साइट एक ओर है। बॉक्साइट इज़ द ओर विच एल्यूमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड। देखिए, बॉक्साइट एक ओर है जिससे हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो एल्यूमिनियम इज़ ए लाइट मेटल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, यूटेंसिल, पेंट्स एंड अदर थिंग्स। देखिए, बॉक्साइट को निकाल के हम उसको एल्यूमिनियम में एक्सट्रैक्शन करते हैं और एल्यूमिनियम एक बहुत लाइट मेटल है जिसको हम एरोप्लेन्स के अंदर, एरोप्लेन जो बॉडी बनी होती है एरोप्लेन की, जो एरोप्लेन की जो बॉडी होती है वो बेसिकली एल्यूमिनियम से बनी होती है। तो एरोप्लेन के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर, इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर, यूटेंसिल्स के अंदर और पेंट्स के अंदर और बहुत से अदर चीज़ों के अंदर हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, क्योंकि यार ये बहुत लाइट मेटल है।
और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स है बॉक्साइट की, जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, ये बॉक्साइट के प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा बहुत लीडिंग स्टेट्स हैं। मतलब बॉक्साइट बियरिंग स्टेट्स की लीडिंग की बात करें, सबसे आगे कौन है इंडिया के अंदर? सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलने वाले जो देश हैं, जो स्टेट्स हैं, वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र है। इंडिया बॉक्साइट का एक लीडिंग प्रोड्यूसर भी है मेरे यार, और हम अपने टोटल प्रोडक्शन में से हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉक्साइट, उसमें से कई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पार्ट को हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। अब हम बात करते हैं यार कॉपर के बारे में। देखिए जो कॉपर है उसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? देखिए कॉपर को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने के लिए और मशीनरी को बनाने के लिए। इंडिया के पास इनएडिक्वेट डिपॉजिट्स है कॉपर के, मतलब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, हमारे पास इनएडिक्वेट अमाउंट मतलब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉपर नहीं है। मतलब इंडिया को जितना कॉपर चाहिए उतना कॉपर इंडिया के अंदर नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, हम अपने रिक्वायरमेंट के, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम बाहर से कॉपर की इंपोर्ट करते हैं, यानी बाहर के देशों से, मतलब बाहर के कंट्रीज से हम क्या करते हैं, कॉपर को करते हैं मेरे यार, हम बाहर के देशों से कॉपर को अपने देश में इंपोर्ट करते हैं, अपने देश में लाते हैं, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉपर प्रेजेंट नहीं है। देखिए इंडिया के अंदर जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो झारखंड, इन्हीं स्टेट्स के पास कॉपर सिर्फ है, थोड़ा मोड़ा। अब बात करते हैं गोल्ड के बारे में। देखो यार जो गोल्ड को हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, तो यार जो गोल्ड को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, और इंडिया के अंदर बहुत लिमिटेड रिजर्व है गोल्ड के, मतलब इंडिया के अंदर गोल्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड है मेरे यार। और हमारा जो एनुअल प्रोडक्शन है, जो एनुअल प्रोडक्शन है किसका, गोल्ड का, मतलब गोल्ड का पूरे साल में जितना प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, बहुत लो है। देखिए जो गोल्ड माइंस है, जो गोल्ड की माइनिंग होती है पूरे देश के अंदर, वो सिर्फ एक ही जगह है, कोलार एरियाज और कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर जो कोलार एरियाज है, कोलार रीजन है, उसी के अंदर ही सिर्फ हमें गोल्ड मिलता है। ठीक है, जो कोलार एरिया है कि नहीं, जो कोलार एरिया है कर्नाटका के अंदर, वहीं पर ही सिर्फ गोल्ड माइंस मिलते हैं पूरे देश के अंदर। पूरे देश के अंदर गोल्ड कहीं नहीं मिलता, जो सोना है वो सिर्फ हमें कोलार एरिया के अंदर मिलता है, कर्नाटका के। और ये जो माइंस है ये बहुत डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कोलार एरिया के अंदर, जो कर्नाटका में जो गोल्ड मिलता है, वो गोल्ड इस ज़मीन के, अर्थ के सरफेस से बहुत नीचे मिलता है मेरे यहाँ। एंड विच मेक्स माइनिंग वेरी एक्सपेंसिव। अगर उसको निकालना चाहते हैं हम अर्थ के सरफेस से, तो बहुत ज़्यादा माइनिंग करना पड़ेगा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं यार मीका की। मीका की देखिए, मीका एक नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसको बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट प्लेस हासिल करता है इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्री के अंदर। मीका का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, इसको हम पेंट्स और वार्निशेस बनाने में यूज़ करते हैं मीका का। इंडियाज़ मीका डिपॉजिट्स आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मीका डिपॉजिट्स भारत के अंदर ही मिलता है। झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पर मीका मिलता है हमको। लाइमस्टोन की बात करते हैं। देखिए लाइमस्टोन जो कि सेडिमेंटरी रॉक लाइमस्टोन है, ये बहुत यूज़फुल रिसोर्सेस है। इसको हम यूज़ करते हैं आयरन ओर को स्मेल्टिंग करने के लिए, और इसको हम यूज़ कर लाइमस्टोन को हम यूज़ करते हैं सीमेंट का प्रोडक्शन करने के लिए, मोर्टार का प्रोडक्शन करने के लिए। जो मेजर स्टेट्स है जहाँ इंडिया के, जहाँ पर हमें लाइमस्टोन मिलता है, वो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, मेघालय और छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं नमक के बारे में। नमक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, जिसके बिना खाना टेस्टलेस होता है मेरा। तो सॉल्ट कहाँ से आता है भाई? सॉल्ट हमें सीज, लेक्स और रॉक से मिलता है। जो रॉक, सीज और लेक्स, समुद्र से, हमें नदी से, है नहीं, सीज, लेक्स और रॉक्स, सीज, लेक्स और रॉक्स से हमें क्या मिलता है? सॉल्ट ऑब्टेन होता है, और इसको हम अपने खाने के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये सॉल्ट ज़्यादातर हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब लीडिंग प्रोड्यूसर है सॉल्ट का, और एक्सपोर्टर भी है सॉल्ट। सबसे ज़्यादा जो भारत, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कोई देश अगर सॉल्ट का एक्सपोर्ट करता है वो भारत है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
ये ऐसे जगह है जहाँ पर सी वाटर को एवापोरेट करके सॉल्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, और जो सॉल्ट को हम लेक सांबर से भी ऑब्टेन करते हैं राजस्थान के अंदर, और हिमाचल प्रदेश भी कुछ रॉक सॉल्ट, जो रॉक सॉल्ट होता है मतलब जिस सॉल्ट को हम रॉक से ऑब्टेन करते हैं वो ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलता है हमें। इंडिया डॉज प्रोड्यूस लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ लीड जिंक, इंडिया के अंदर बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ लीड जिंक और सिल्वर की प्रोडक्शन होती है, बट द क्वांटिटी आर फार बिलो द कंट्रीज रिक्वायरमेंट, मतलब इनकी जो क्वांटिटी है, मतलब जितने क्वांटिटी के अंदर इंडिया के अंदर मिलते हैं वो क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है इंडिया के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मेरे यार। तो ये था यार पूरा लेक्चर आपके लिए। तो आपको जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार चेकआउट कर ला। और अगर आपने वीडियो को अब तक देखा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इस वीडियो के अंदर अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।